नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। तीसरे दौर वोटिंग में अब महज 5 दिन बाकी हैं। चुनावी शोर जोर पकड़ रहा है और इसी बीच दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की मुलाकात की 2 तस्वीरों ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। दोनों तस्वीर कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार से जुड़ी हैं। एक में वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलते दिख रहे हैं, तो दूसरे में आप सांसद संजय सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी ने इस पर कहा है कि मिल गए हैं देशद्रोही, होगा बंटा था। मुलाकात जो है वो चुनावी नहीं है, वैचारिक है। ये स्वार्थ की राजनीति देशद्रोहियों तक मिलाने के लिए आ गई। सियासत का चैप्टर बदलने पर तस्वीर भी बदलती जाती है। दिल्ली की राजनीति की ये तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। पीछे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बड़ी फोटो लगी है। आगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल खड़ी हैं, जो अब आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। साथ में है कन्हैया कुमार, कांग्रेस के नेता और उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार। दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल की पार्टी 4 सीटों पर तो कांग्रेस 3 सीट पर मैदान में है। जाहिर है कन्हैया कुमार को इस वक्त केजरीवाल के समर्थकों के पुरजोर समर्थन की जरूरत है। और कन्हैया की माने तो सुनीता केजरीवाल तो उनके लिए प्रेरणा है। कन्हैया ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी से मुलाकात की। तानाशाही के इस दौर में वे जिस बहादुरी के साथ चेहरे पर मुस्कान लिए डटे हुए हैं, वो वाकई प्रेरणादायक है। इस लड़ाई में हम हर कदम उनके साथ हैं। लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। 25 मई को दिल्ली की जनता जेल का बदला वोट से लेने जा रही है। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है और कन्हैया इसी की याद जनता को दिला रहे। एक आत्मीय मुलाकात थी और तानाशाही के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब एकजुट हैं। तो उनसे हम ये बात कहने के लिए, उनको बताने के लिए कि इस लड़ाई को हम लोग सब मिल करके लड़ेंगे। अब इस पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से नॉमिनेशन फाइल करने के ठीक बाद बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने अपने खिलाफ मैदान में उतरे कन्हैया पर निशाना साधा। सुनीता केजरीवाल जी से मिल गए कन्हैया कुमार, आम आदमी पार्टी का हो गया बंटाधार। अब इनकी जो बची खुची है सब खत्म हो गई कांग्रेस की, और अब आम आदमी पार्टी ने अपना समाप्त कर ली। ये स्वार्थ की राजनीति देशद्रोहियों तक मिलाने के लिए आ गई। कन्हैया की एक और तस्वीर बुधवार को चर्चा में रही। ये दूसरी तस्वीर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ की थी। कन्हैया ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। इसकी तस्वीर के साथ कन्हैया ने 4 खास लाइन भी पोस्ट की। कांग्रेस उम्मीदवार ने लिखा, वो और होंगे जो डर जाते हैं जेल से, हम पुराने वाकिफ हैं तेरे इस खेल से। इशारा तिहाड़ जेल की तरफ माना जा रहा है। संजय सिंह जमानत मिलने के बाद तिहाड़ से हाल ही में बाहर आए हैं और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। मौजूदा वक्त में जब आम आदमी पार्टी का चुनावी नारा जेल का जवाब वोट से है, तो कन्हैया का जेल का जिक्र करना इंडिया गठबंधन की नई रणनीति की तरफ साफ इशारा कर रहा है। तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की नई रणनीति बन रही है, तो बंगाल में इंडिया गठबंधन में नई तकरार शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को बीजेपी का एजेंट बता रही है। इसके पीछे है अधीर रंजन के एक बयान का वीडियो, जिसमें वो समर्थकों से बीजेपी को वोट देने को कह रहे हैं। अधीर रंजन ऐसा क्यों कह रहे हैं और उनकी बातों का मतलब क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की दिल्ली वाली दोस्ती, जो चुनाव से पहले बंगाल में कसौटी पर चढ़ी, वो वोटिंग के 2 चरण गुजरते गुजरते अब अदावत वाले मोड़ पर पहुंच गई है। इसका सबसे ताजा सबूत देखिए।
তৃণমূল के ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপি के ভোট দিয়ে দিলাম। তৃণমূল के ভোট দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো বিজেপি के ভোট দিলাম। कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता रह चुके हैं। इसलिए मुर्शिदाबाद की रैली में जब उन्होंने लोगों से तृणमूल कांग्रेस की जगह बीजेपी को वोट करने को कहा तो सब हैरान रह गए। लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस तिलमिला गई। जवाब में कांग्रेस को बांग्ला विरोधी और बीजेपी की बी टीम बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अधीर रंजन का वीडियो पोस्ट कर दिया। तृणमूल ने लिखा, बीजेपी के आंख और कान के रूप में कार्य करने के बाद अधीर रंजन चौधरी को अब बंगाल में बीजेपी की आवाज के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। बी टीम का सदस्य खुलेआम लोगों से बीजेपी यानी एक ऐसी पार्टी को वोट देने के लिए कह रहा है जिसने बंगाल का वाजिब हक देने से इनकार कर दिया और हमारे लोगों के अधिकार छीन लिए। जिस बीजेपी ने बार बार बंगाल के प्रतीकों का अपमान किया है, कोई बंगाल विरोधी ही उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। 13 मई को बहरामपुर की जनता इस धोखे का करारा जवाब देगी। तृणमूल के क्रोध की ताजा वजह बने कांग्रेस के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए ममता की पार्टी ने उन्हीं की सीट का नाम लेकर धमकी दे दी। अब ये बात कांग्रेस नेताओं तक पहुंची तो डैमेज कंट्रोल के लिए जयराम रमेश खुद सामने आए। गलती से मिस्टेक वाली मुद्रा में बोले, अधीर रंजन का वीडियो देखा नहीं है, संदर्भ भी पता नहीं। इस संदर्भ में उन्होंने ये कहा है, मैं नहीं जानता हूँ, पर एक चीज मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है, बीजेपी को हमें घटाना है और भारी मात्रा में घटाना है। जयराम रमेश ने पैचअप के चक्कर में भले ही अधीर रंजन की बातों को डाउनप्ले करने की कोशिश की, लेकिन ममता बनर्जी के तेवर शुरू से कड़े। 2 दिन पहले मालदा की रैली में ममता ने क्या कहा था वो सुनना जरूरी है। मोदी बाबूर यदि गদি उल्टाते হয় তাহলে সভ্য ট্যাক্কারটা করে রাখবেন। কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে তার কারণ বিজেপির দুটো চোখ, একটা কংগ্রেস और একটা सीपीएम। कांग्रेस और टीएमसी की इस तकरार का सीधा फायदा बंगाल में बीजेपी को हो सकता है, जो इस बार 42 में से 35 सीट जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। और बंगाल के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां 2 हाई प्रोफाइल सीट यानी कि रायबरेली और कैसरगंज में कैंडिडेट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। दोनों सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है, यानी कि कल तक नॉमिनेशन फाइल करने का वक्त है। लेकिन बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के नेता यहां पहले आप कर रहे हैं। दोनों अपना कैंडिडेट तय करने से पहले विरोधी के पत्ते खोलने का इंतजार कर रहे हैं। यूपी की कैसरगंज सीट पर बीजेपी से कौन मैदान में उतरेगा? मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को मिलेगा फिर से टिकट, या फिर यहां के अखाड़े में बीजेपी आखिरी वक्त में नया दांव चलने की तैयारी में है? ये सवाल अब बहुत बड़ा हो गया है। 3 मई की शाम को यहां नामांकन का समय खत्म हो जाएगा। वोटिंग 20 मई को होनी है, लेकिन अब तक सस्पेंस का पर्दा उठा नहीं है। कैसरगंज अयोध्या से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। राज्य की सियासत का बड़ा सेंटर है। बृजभूषण शरण सिंह यहाँ बीजेपी के सबसे दमदार नेता भी हैं और दावेदार भी, लेकिन उन पर महिला पहलवानों के यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं। इस मामले में वो फिलहाल बेल पर हैं। इस केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 7 मई को आरोप तय होने हैं, इसलिए बीजेपी अब तक सावधान है। लेकिन वक्त के नाम पर गिनती के घंटे बचे हैं और फैसला लेना अब समय की जरूरत हो गई है। उनके कटने और ना कटने में कोई चर्चा नहीं कर सकता। उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, एलिगेशन की वजह से पार्टी सोच रही है कि हो सकता है कि पार्टी का नुकसान हो जाए। आज तक जो रुके हैं एलिगेशन के वजह से रुके हैं। दिलचस्प तो यह है कि कैसरगंज से अब तक एसपी और बीएसपी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दोनों दलों ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। समाजवादी पार्टी तो साफ कह रही कि उसे बीजेपी के फैसले का इंतजार है। भाजपा ने अगर ठाकुर दिया तो हमें ब्राह्मण देना है, उन्होंने ब्राह्मण दिया तो ठाकुर देना है, उन्होंने बैकवर्ड दिया तो मुझे दलित देना है। हमारे यहाँ 5 नाम की चर्चा। बीजेपी ने कैसरगंज के साथ ही रायबरेली सीट पर भी अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। वजह है कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान नहीं होना। लेकिन अब 2 मई को हर हाल में उम्मीदवार की घोषणा करनी ही होगी, इसलिए सस्पेंस का आखिरी काउंटडाउन सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। इधर कांग्रेस और एनडीए के बीच राम और शिव के नाम पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। इसके पीछे है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का
छत्तीसगढ़ में दिया बयान जिस पर एनडीए के नेता भड़क गए हैं। उनका आरोप है कि इंसानों को लड़ाने वाली कांग्रेस अब भगवान को भी लड़ाना चाहती है। खड़गे इससे पहले मोदी सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं भेजा गया था। इस पर भी उन्हें घेरने का बीजेपी को एक नया मौका मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अयोध्या यात्रा के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वो दावा एक बार फिर चुनावी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं बुलाने के लिए मोदी सरकार पर आरोप लगाए थे। चर्चा में इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति बुधवार को अयोध्या में थी। इनका भी नाम शिव कुमार बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग एक होकर पंजे को वोट दीजिए। अरे हाथ हमेशा तुम्हारा साथ रहता है भाई। कमल का फूल सुबह अगर तोड़ दिए शाम में सब सूख जाता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के चर्चा में होने की वजह एक और है, और वो है राम बनाम शिव को लेकर दिया गया उनका बयान। खड़गे के इस बयान पर एनडीए के नेता भड़क गए हैं, इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। खड़गे जी शिव जी को जानते नहीं, ये लोग सनातन विरोधी लोग हैं। तो अगर वो शिव जी को जानेंगे तो शिव जी और राम जी की लड़ाई नहीं होगी। साफ है कि राम और शिव के नाम पर जारी बयान संग्राम अभी कई चुनावी मोड़ लेने वाला है। और अब खबर बिहार से, जहां लोगों को 90 के दशक की याद दिलाई जा रही है। आरजेडी छोड़ चुके बाहुबली रामा सिंह भूरा बाल साफ करो का विवादित नारा दोहरा रहे हैं, तो वैशाली से आरजेडी के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला जिन वाला चमत्कार दिखाने की बात कर रहे हैं। सवाल है कि लोकसभा चुनाव के बीच इस तरह के बयानों का मतलब क्या है? जवाब इस रिपोर्ट में। सभी सीट में कहीं जीत जाएगी, हो सकता है 90-95 वाला जीत निकलेगा। याद है आपको? लालू जी के जमाने में भी होती थी बात, भूरा बाल साफ करो और तमाम तरह की बातें होती थी। क्या बिहार की सियासत में 90 के दशक की वापसी होने वाली है? क्या बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का दौर लौटने वाला है? इसके पीछे है बिहार में आम चुनाव के बीच पार्टियां बदलते नेताओं के बयान। इस कड़ी में सबसे पहले बात रामा सिंह की, जो भूरा बाल के सफाई वाले नारे की याद दिला रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की जो पॉलिसी है, जो नीति है, वहाँ का जो तौर तरीका है, वो तमाम चीज़ें जो हमको विपरीत लगा। पहले भी लालू जी के ज़माने में भी होती थी बात, भूरा बाल साफ करो और तमाम तरह की बातें होती थी। यह वर्ग विशेष को लक्ष्य करके जो है राजनीति करने वाली पार्टी रह गई, इसलिए हमने वहाँ से इस्तीफा दिया। बिहार के बाहुबलियों में शुमार रामा सिंह वही भूरा बाल साफ करो का नारा याद दिला रहे हैं, जिसका जिक्र आज भी बिहार के लोगों को 90 के दशक की याद दिला देता है। कहते हैं कि इसके जरिए भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ के राजनीतिक सफाई का संदेश दिया गया था। तब लालू ने ये नारा दिया था या नहीं, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि 1990 के आसपास बिहार में जातिवादी गोलबंदी में इस नारे का बड़ा योगदान था। कल तक लालू की पार्टी में रहे रामकिशोर सिंह और रामा सिंह 90 के दशक का वो बदनाम नारा आज क्यों याद दिला रहे हैं, ये समझना भी जरूरी है। बताया जाता है कि रामा सिंह वैशाली से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू ने उनकी जगह मुन्ना शुक्ला को टिकट दे दिया। खबर है कि इसी से नाराज होकर रामा सिंह ने आरजेडी छोड़ी और अब वो चिराग की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। 5 बार के विधायक और 1 बार सांसद रहे रामा सिंह का नाम कई आपराधिक मामलों से जुड़ा है। लालू ने रामा सिंह की जगह जिन मुन्ना शुक्ला को वैशाली से टिकट दिया है, बाहुबल के मामले में वो भी रामा सिंह से कम नहीं है, और रामा सिंह की तरह ही वो भी लोगों को 90 के दशक की याद दिला रहे हैं। आज बिहार में
सभी सीट में कहीं जीत जाए, नहीं हो सकता है। 90-95 वाला जो जीत निकलेगा, याद है आप लोग को? 95 वाला तो कहीं जीत न निकल जाए, चलते तैयार रहा कि यहाँ से हम सब लेके चलो तो दिल्ली में महागठबंधन की सरकार बनाना। मुन्ना शुक्ला 1994 में हुई गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या और 1998 में हुई मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या के आरोप में जेल जा चुके हैं। पहले जेडीयू में थे, अब आरजेडी का हिस्सा हैं। तेजस्वी के नए नए साथी बने मुकेश सहनी मुन्ना शुक्ला को जिताने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। दोनों सीट पर पार्टी के जितने भी नेता हैं मजबूती से काम कर रहे हैं। एक तरफ हमारे मुन्ना शुक्ला जी है, एक तरफ अजय निषाद जी है। मजबूती से इन लोगों के पक्ष में हम लोग काम कर रहे हैं। रामा सिंह एलजेपी से आरजेडी में आए थे और अब वापस चिराग की पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मुन्ना शुक्ला एलजेपी से जेडीयू के रास्ते आरजेडी में पहुंचे हैं। खास बात यह है कि बाहुबल की दुनिया में इन दोनों के नाम का डंका भी उसी दौर में बजता था जब बिहार में लालू प्रसाद यादव की तूती बोलती थी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी की। तो यूपी में एक लोकसभा सीट है आजमगढ़। 2019 के चुनाव में ये सीट बीजेपी हार गई थी, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल निरोवा चुनाव जीत गए थे और इस बार फिर बीजेपी ने निरोवा को टिकट दिया है। तो समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव मैदान में है। दोनों ने कल नामांकन दाखिल कर लिया है। यूपी की इस हॉट सीट पर लड़ाई दिलचस्प है। कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा आजमगढ़ 2024 के सबसे बड़े रण में तब्दील हो गया। एक तरफ यादव परिवार के धर्मेंद्र यादव हैं, दूसरी तरफ भगवाधारी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। दोनों की ताकत और कमजोरी आपको बताएंगे, नामांकन की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आजमगढ़ का सियासी इतिहास समझना जरूरी है। आजमगढ़ सीट से 2014 में मुलायम सिंह यादव और 2019 में अखिलेश यादव सांसद बने। 2022 में विधायक चुने जाने के बाद अखिलेश ने सीट छोड़ दी और उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा, लेकिन 2019 में अखिलेश से ही हारे निरहुआ ने इस बार बाजी पलट दी। 2019 में 2.5 लाख से ज्यादा मतों से हारने वाले निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को उपचुनाव में 8000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। धर्मेंद्र को अखिलेश ने इस बार पहले बदायूं से उतारा और फिर टिकट बदलकर आजमगढ़ भेज दिया। अब एक बार फिर उपचुनाव का एक्शन रिप्ले होने वाला है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ के प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। निरहुआ ने एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री से बात की और अपनी जीत की हुंकार भरी। ये बीजेपी का गढ़ बन चुका है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की नीतियां हैं, योगी जी की नीतियां हैं। मोदी जी, योगी जी ने जो कार्य किए हैं उसी के दम पे प्रधानमंत्री जी भी सारा काम यहाँ करते गए, मुख्यमंत्री जी भी जो भी यहाँ से पत्र हम लोगों ने लिखा वो सब काम करते रहे। इसी वजह से हम लोग इतना ज़्यादा काम किए आजमगढ़ में कि आजमगढ़ में कमल खिला और ये भाजपा का गढ़ बना। निरहुआ मोदी के नाम और क्षेत्र में काम के बूते फिर से दिल्ली जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं और ऐसे ही इरादे धर्मेंद्र यादव के हैं। अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र परिवार की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुस्लिम यादव बहुल इस सीट से धर्मेंद्र को भरोसा है साइकिल दौड़ेगी और 4 जून विनर के तौर पर उनका ही नाम लिखा जाएगा। धर्मेंद्र यादव ने भी आज ही कलेक्ट्रेट पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। आगे जनता और समाजवादी साथी जिताएंगे, माननीय अखिलेश यादव जी में, माननीय नेताजी में आस्था रखने वाले लोग जिताएंगे। लेकिन आजमगढ़ मेरे लिए जिम्मेदारी इस बात की है कि जो सदैव नेताजी ने, चौधरी साहब ने, माननीय अखिलेश जी ने, स्वर्गीय चंद्र जी ने, स्वर्गीय रामरेज जी, स्वर्गीय राम बच्चन जी ने, जो हमारे वरिष्ठ से वरिष्ठ लोगों ने जो रिश्ते बनाए हैं, आदरणीय रमाकांत जी ने, हमारे पार्टी के संगठन के लोगों ने जो रिश्ते बनाए, उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वैसे इस लड़ाई में बीएसपी की दावेदारी को कमजोर नहीं आंका जा सकता। मायावती ने आजमगढ़ से सबीहा अंसारी को टिकट दिया है। बता दें 2022 उपचुनाव में बीएसपी के गुड्डू जमाली ने 2.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर धर्मेंद्र की हार में बड़ी भूमिका निभाई थी। गुड्डू जमाली अब पाला बदलकर अखिलेश के खेमे में चले गए हैं, लेकिन मायावती ने इस बार भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर अखिलेश के सियासी गुणा भाग को उलझा दिया है। और आजमगढ़ के बाद अब बात करेंगे यूपी की मैनपुरी सीट की, जहां मुलायम परिवार का दबदबा रहता है। बीजेपी इस सीट पर जोर शोर से प्रचार कर रही है।
बीजेपी ने जयवीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। सामने मुलायम परिवार की बहू और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव है। डिंपल के साथ साथ उनकी बेटी भी प्रचार के मैदान में उतरी हुई है। आज योगी आदित्यनाथ यहां रोड शो करेंगे, मायावती भी रैली करने वाली है। मैनपुरी से बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह वोटरों को लुभाने के लिए बैलगाड़ी से प्रचार करने निकले हैं। मैनपुरी बीजेपी के लिए यूपी में सबसे बड़ी चुनौती वाली सीट है। 2014 और 2019 की लहर में भी बीजेपी ये सीट नहीं जीत पाई। अब मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है, तो बीजेपी इसे जीतने के लिए जोर लगा रही है। बीजेपी ने जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है, जो जीत का दावा कर रहे हैं। डिंपल यादव के लिए पूरा खानदान लगा है और आप बैलगाड़ी पर हैं। जिस मैनपुरी को गढ़ की बात ये करते थे, आज आप देख रहे होंगे जिस तरह का जन सैलाब, जिस तरह की उमंग, जिस तरह का जोश आदरणीय योगी जी और मोदी जी की नीतियों को लेकर है, उसका ही परिणाम है कि आज मैनपुरी का तथा कथित किला जो समाजवादी अपना कहती थी, पूरी तरह ध्वस्त होने का काम जनता कर रही है। जयवीर सिंह को जिताने के लिए गृह मंत्री अमित शाह मैनपुरी गए थे। क्या कहकर वोट मांगा, आप खुद देख लीजिए। भाई और बहनों, मैनपुरी में तीसरे चरण में चुनाव है। 7 तारीख की सुबह सुबह आपको मतदान कर हमारे नेता जयवीर सिंह को चुनकर संसद में भेजना है। मैं आपको बताता हूं, जयवीर सिंह को सांसद आप बना दो, बड़ा आदमी बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मैनपुरी से अभी डिंपल यादव सांसद हैं, जो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव में जीती थीं। डिंपल मैनपुरी की गलियों में घूम घूम कर प्रचार कर रही हैं और दावा कर रही हैं कि उनका मुकाबला किसी से नहीं है। कितनी कॉन्फिडेंट इस बार आप हैं? मैं समझती हूँ ग्राउंड में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जैसे हम लोग संपर्क कर रहे हैं, तो बहुत लोग पॉजिटिव हैं और इस बार मैं समझती हूँ बहुत अच्छे मार्जिन से मैनपुरी हम जीतेंगे। बीजेपी का ये कहना है कि हमने अमेठी, मतलब टफ सीट्स की उन्होंने बात की, आजमगढ़ हो, रामपुर हो, सब हमने जीत ली, तो फिर बाकी जो बची हुई सीटें हैं वो भी कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं। सब हमने जीत ली हैं, तो ये भी कोई चुनौती नहीं। मैं समझती हूँ परिस्थितियां इस बार चुनाव में बहुत ही अलग हैं और अगर वो सोच रहे हैं कि 80 में से 80 सीट वो जीत रहे हैं तो अच्छी बात है, सोचने दीजिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगी इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। डिंपल यादव के लिए इस सीट पर उनकी बेटी अदिति भी प्रचार कर रही हैं। अदिति के प्रचार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। अदिति के भी बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, तो आप लोगों के कहने पर या उनका खुद का ये डिसीजन था कि वो चुनाव मैदान में उतरेंगी प्रचार के लिए? मैं समझती हूँ वो खुद का डिसीजन था और क्योंकि मैं माँ हूँ और जैसे कि आपने कहा मेरी बेटी है अदिति, तो डेफिनेटली वो मेरा सहयोग किसी न किसी रूप में करना चाहती थी, यानी उसका खुद का इनिशिएटिव रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो उनकी रिहर्सल हो रही है और अगली पीढ़ी वही आगे बढ़ाएंगी? आप आजकल की पीढ़ी इतने फॉरवर्ड है एंड इट वाज हर ओन डिसीजन कि वो आई हैं और अच्छी बात है आई हैं तो ग्राउंड में सीख रही हैं। 1996 से लगातार इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। यहाँ तीसरे फेज में 7 मई को चुनाव है।